तक डिस्कशन किया था? किसके? जीओसी के? हाँ हाँ करेंगे यार, सब कर लेंगे, पढ़ाई भी करा देंगे, बॉन्डिंग भी डिस्कस कर लेंगे। वी आर सुपर पर्सन, सुपर वुमेन, वी कैन डू एवरीथिंग, विल डू एवरीथिंग। पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और खासकर मैंने आप लोगों को कल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था लोकलाइज और डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके थ्रू हमने बेसिसिटी को जज किया था। आज उसी कॉन्सेप्ट को 3 डिफरेंट तरीके की रेजोनेंस में यूज करेंगे। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, बेसिसिटी के ऊपर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? मैं स्क्रीन शेयर कर रखी है। तो हम लोगों ने बेसिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, या एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था बेसिसिटी को लेके। वो कॉन्सेप्ट ये था कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे, करेक्ट? मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा, बेसिसिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर सपोज रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो आपकी ऑटोमेटिकली बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, मतलब आपका जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, तो आपको अदर फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, कहीं उस पर माइनस आई तो नहीं लग रहा, वो कौन से एटम पर है, उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वी हैव टू लुक फॉर द अदर फैक्टर्स। मतलब पहली एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि अगर रेजोनेंस में, इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो ये बात तो फॉर श्योर हो जाएगी कि वो पर्टिकुलर एटम क्या, या पर्टिकुलर जो भी वो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? लीस्ट बेसिक। और अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो मैं अदर फैक्टर्स देखूंगी बेसिसिटी को जो अफेक्ट कर सकते हैं। मे बी आई हैव टू लुक फॉर माइनस आई, मे बी देयर इज अ केस आई हैव टू लुक फॉर प्लस एम, मे बी सम अदर केस आई हैव टू लुक, है ना? मतलब वो अदर चीज हो जाएगी। अब जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हम लोगों ने इस तरीके का सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने पिरिडीन लिया था, एक हमने लिया ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रेजोनेंस है, एक हमने लिया था कुछ ऐसा सिस्टम, और एक हमने कुछ ऐसा लिया था। कैसा लिया था? शायद ऐसा, एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, बट मे बी लाइक दिस, लेट्स से। तो इस केस में सबसे बेकार बेसिस कौन होंगे? जिनके लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना? कौन से? सी, इसमें भी लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है भैया, और बी भी बेकार है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने वो फैक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन sp3 पर उसको मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ये चीज मुझे तब देखनी है जब लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो। अगर इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में तो आग बंद करके उसे आप लीस्ट बेसिक कर दीजिए। तो ये बात फॉर श्योर है कि बी और सी लीस्ट बेसिक होंगे, और सी ज्यादा लीस्ट बेसिक हो जाएगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रेजोनेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सी बेकार हो गया, बी थोड़ा सा बेटर हो गया। अब ए और बी में दोनों में रेजोनेंस नहीं है, मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन अपनी अपनी जगह लोन पे रख के बैठा है, देन आई विल बी चेकिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इतना आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाएगा, तो डी ज्यादा बेसिक हो जाएगा ए से। ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दूं विच इज समथिंग लाइक दिस। आर ग्रुप तो ये भी है ना यार? नहीं, फिर मतलब ये वाला आर ग्रुप तो है ही ना, माइनस आई लगा रहा है, तो जैसे अल्काइल ग्रुप होता है ना, आर का मतलब अल्काइल होता है ना? तो है तो आर ही ना। माइनस आई इसलिए लगा रहा है वो क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब तुम डबल बॉन्ड की माइनस आई की पोजीशन चेक करो, कहां पर होती है? एकदम लास्ट। तो फिर उसका तो कोई खास रोल नहीं हुआ ना। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड होता, आई माइट हैव थॉट ऑफ दैट वे। अब ये ई की बात करो, मुझे बताओ ये ई हम यहाँ पे कहाँ फिट करेंगे? वेयर शुड आई फिट ए? ई बिटवीन ए एंड बी। गौरव को क्या लग रहा है? सोच, ए और बी में कहा? ए और बी के बीच में, मतलब ए से कम और बी से ज्यादा। अच्छा, और कोई कुछ कहेगा इस बारे में?
वंश को क्या लग रहा है? वंश बी से तो ज्यादा है फॉर श्योर। ए से कम होगा। लुक, यू शुड नो द डिफरेंस। यहां पे क्या इफेक्ट लग रहा है पहले ये समझते हैं। माइनस आई, राइट? माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचता है, बट माइनस आई डिस्टेंस के साथ डिक्रीज भी तो करता है। तो ये जो माइनस आई लग रहा है ऑक्सीजन पे, ये काफी दूर से लग रहा है क्योंकि एकदम ऑपोजिट पोल है। और यहाँ पे जो केस आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जिसके ऊपर है वही इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप मेरी बात समझे? मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाली जो चीज है ना, वो ज्यादा रोल प्ले करती है इंडक्टिव से। मतलब ऑर्डर जो है, अगर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में है वो लीस्ट हो गया, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर है वो भी लीस्ट हो गया, फिर sp3 में है और फिर माइनस आई लग रहा है तो अकॉर्डिंगली लीस्ट हो। बात समझ आई सबको? मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बेकार सी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सी से थोड़ा सा बेटर बी है क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेंस थोड़ी सी क्या हुई है, कम हुई है। ए भी बेकार माना जाएगा क्योंकि जिस पर नाइट लोन पर है, जिसको एग्जैक्टली देना है वही sp2 है, तो वो भी कम माना जाएगा। डी और ई में चेंज आएगा। डी अच्छा खासा बेसिक है, इसमें कोई माइनस आई नहीं है। ई थोड़ा सा लेस बेसिक है कंपेयर टू डी, तो ऑर्डर यहां पर आएगा। ई विल एस्टैब्लिश हियर, सो इट विल बी डी देन ई देन ए बी एंड सी। मतलब सबसे पहले रेजोनेंस देखी, रेजोनेंस से लीस्ट बेसिक कर दिया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखी और फिर माइनस आई वाली चीजें रोल में आई। बात कितनों को समझ आई है बेटा? ए जो है उसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, एंड जिस नाइट्रोजन को लोन पेयर देना है वही नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? अब कम से कम इसको देना है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, मतलब डोनेट करना है लोन पेयर। कौन? ए नहीं करेगा तो ए लीस्ट हो गया ना, मतलब लीस्ट इन दोनों में से कह रही हूं मैं, इनमें लीस्ट हो गया ना ए, ठीक है? ए नहीं देगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही लोन पेयर है। डी और ई बेटर हो गए, और ई बेटर हो गए, पर ई थोड़ा बेकार हो गया क्योंकि ई पे जो ओ लगा हुआ है उस पे माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। अरे एक मिनट, तुझे किसके, एक मिनट मैं आई कम टू यू, तुझे किसकी बात नहीं समझ आई? ए समझ आ गया कम होगा, जब नहीं दे पाएगा तो कैसे नेसेसिटी ज्यादा हुई? हाँ, तो बेसिक तो वो उल्टा कर रही है ना। बेसिक तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे बच्चे। लुईस बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। तो नहीं डोनेट कर पाएगा तो बेसिक तो कम हो गया ना। अच्छा, तेरा डोनेशन अलग है, तेरा डोनेशन वो नहीं है ना, डोनेशन किसी और को देना है। समझ गया? अब समझ गया। अब आजा, क्या बोल रहा था देवांश? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो माइनस आई वाली चीज है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। माइनस आई इज द लीस्ट थिंग टू बी कंसीडर्ड। हाइब्रिडाइजेशन प्लेज अ डोमिनेंट रोल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन उस एटम का चेक कर रहे हो जो प्राइम डोनर है। अब वही इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो डोनेट करने की पॉसिबिलिटी तो बनती ही नहीं है ना, एनी हाउ। ठीक है? अब डी और ई में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो दे सकता है, लेकिन ई में थोड़ा कम देगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। बात समझ आ गई? हाउ मेनी ऑफ यू इज क्लियर विद दिस? समझ आया? आयुष, आयशा, नंदिनी, Yes, ma'am. शाहीन। डीएनपी सिर्फ इंडक्टिव में, मतलब अगर सिर्फ इंडक्टिव ही देख रहे होते तो डिस्टेंस नंबर ऑफ पावर देखते हैं। अगर डबल बॉन्ड के पास में है तो डबल बॉन्ड हालांकि लास्ट में आता है माइनस आई में भी, पर डीएनपी डबल बॉन्ड में तो माइनस आई देखा नहीं ना हमने, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी। अगर ये सपोज यहाँ नहीं होता, सपोज, हाँ, मतलब अगर सपोज ये ऐसा होता sp3 और ये डबल बॉन्ड होता तो मैं इस डबल बॉन्ड का माइनस आई देख रही होती। हाँ, पर अभी मैं उसका माइनस आई नहीं देख रही, अभी मैं उसके लिए क्या देख रही हूँ? हाइब्रिडाइजेशन। समझ आया सबको? हाँ, कौन? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए क्योंकि ये sp2 है बेटा, डबल बॉन्ड पे, ये तो sp3 है ना।
ये भी sp3 है, हाँ ये sp3 है, ये sp3 है। पहले बताओ सबको क्लियर हुआ? आयुषी, इज दैट क्लियर? गौरव, हर्ष, सक्षम, श्रेयांश, क्या नाम है इसका, देवांश, शाहीन, वंश, ऋषिता, स्तुति, तान्या, सान्या, आयुष, ईशान, यस मैम। नंदनी, प्रियांशी। यस मैम। यहाँ तक तो हमने बात समझ ली है ना। अब चीजों को थोड़ा सा और डिफरेंट वे में समझते हैं। अब लेट्स से मुझे बेसिसिटी इस बारे में बोली गई है। सो आई हैव गिवन यू सम सब्स्टिट्यूटेड एनालीन्स and I'm adding some groups to it. NO2, can you all tell me the basicity? Okay. How many of you agrees? C, D, A, B. A, As B. per Devansh. नहीं गलत लग रहा है। अच्छा सक्षम, कितना सोचने का समय मिलेगा जी में? 2 मिनट ही है। यही है। अरे मेरी फेवरेट शाहीन, देखो तुमसे इग्नोर नहीं कर रही। वंश, आयुष, बी ए होना चाहिए। बी इज बेटर बेस देन ए। दिमाग कहाँ पर है? सी डी ए बी इज परफेक्ट करेक्ट भाई। अगेन फिर से वही बात है, मैं आपको कितना भी समझा लूँ, आपको अपने आप को समझाना है, ठीक है? मैं तो कितना भी समझाती रहूंगी, आप अपने आप को इस चीज से कन्विंस करो कि आपको किसी और को इलेक्ट्रॉन देना है। अगर हमारे पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम किसी और को क्या देंगे, है ना? तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, -i लगा दिया, -m लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, तो ऑटोमेटिकली बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिसिटी कम करने की कोशिश करा जा रहा है -m से, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत तेजी से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी लेस, लीस्ट बेसिक। हाँ ये पुल करेगा बट -i से पुल करेगा, ठीक है? ये देगा क्योंकि O के ऊपर लोन पेयर है, की एटम हैज लोन पेयर मतलब +m, और की एटम इज अटैच्ड टू अनदर विद अ सिंगल बॉन्ड मतलब +m। तो ये दोनों बेटर हुए, ये बेकार हुआ सबसे। अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? जिसपे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर, वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं, इसलिए सी बेटर होगा डी से। कितनों को समझ आया अच्छे से? मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अगर वो उनका नंबर बढ़ जाए, मतलब ग्रुप OCH3, अगर जैसे NH2 है ना, उसके साथ एक और NH2 जोड़ दिया आपने, तो उसके एक ही देता है एक टाइम पे, दूसरे का इफेक्ट चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर NH2 है और OCH3 लगा दिया मैंने, तो दोनों ही कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा NH2 क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं OCH3 की जगह सपोज NH2 भी लगा देती ना यहाँ पे, तो एक टाइम पे एक ही देता है, इसका मुझे +m ही देखना पड़ता है। हाँ मतलब दूसरे का हम लोग वो चेक करेंगे कि इफेक्ट क्या लग रहा है। इंस्टेड ये नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 डोनर एटम होंगे। 2 डोनर एटम से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही डोनर होगा, है ना? अब 2 डोनर वाला केस क्या आता है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन अभी आ रही है, तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये 2 डोनर वाली चीज क्या है? हाँ जी बेटा, -i कहाँ देखना बताओ? आप जहाँ बोलो हम वहां देखते हैं। OCH3 का -i पैरा पोजिशन पे देखूं? पैरा पे बिल्कुल होगा -i, लेकिन -i और +m में से डोमिनेट कौन सा कर जाएगा? अब नाउ आई गॉट योर मेंटालिटी। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? यू आर ट्राइंग टू सी बोथ द इफेक्ट्स। हाँ, तो यही सबसे बड़ी गलती है। पहले आपको डोमिनेटिंग इफेक्ट देखना है, अगर उससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा
देन गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, मेरी बात समझ आई? अगर मैं पैरा पोजीशन पर हूं, मेरे पास बिल्कुल प्लस एम और माइनस आई है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लस एम और माइनस में से ऑपरेट क्या कर रहा होगा? प्लस एम। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है जब मैं भगवान ना करे मैं प्लस एम से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही, देन आई विल लुक फॉर इंडक्टिव, अदरवाइज मैं सारी चीजें डोमिनेटिंग इफेक्ट से स्टडी। किसमें? हाँ, लेकिन मुझे पता है ना इसका प्लस एम ज्यादा है, लोन पेयर है ना इसके ऊपर, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है ना। आप समझे? मैं समझ गई। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ पे आप पावर नहीं देख रहे हो, आप इफेक्ट देख रहे हो, प्लस एम माइनस आई, प्लस एम प्लस आई, ऐसा नहीं है, पावर। अब सपोज वैसा ऐसा कोई केस आता नहीं है, बट अगर आपको इन जर्नी मिलेगा तो आप हमेशा यही देखोगे, आपका तरीका क्या होता है, सबसे पहले ऑर्थो और पैरा पे, खासतौर ऑर्थो और पैरा पे इंडक्टिव नहीं देखना, मीजोमेरिक। और मीजोमेरिक में भी उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती है, 99% क्वेश्चन स्ट्रेंथ के बेसिस पर हो जाता है। ठीक है, वो आपका एक ऐसा सिचुएशन होता है इंडक्टिव देखना, या तो आप सिर्फ और सिर्फ मेटा पे देखेंगे इंडक्टिव, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे क्लोरीन वगैरह की सिचुएशन होती है जो मैंने अभी नहीं बताई, जिसमें हमें इंडक्टिव देखना पड़ता है, अदरवाइज इन नेवर केस ऑर्थो और पैरा पे मैं इंडक्टिव देखने वाला। ठीक है, वी विल बी ओनली लुकिंग फॉर द मेटा पोजीशन, मीजोमेरिक इफेक्ट्स, मतलब मेटा पे इंडक्टिव और बाकी दोनों और पे मीजोमेरिक। हाँ जी, प्लस माइनस दोनों। हाँ जी। ठीक है, शाहीन को समझ आ गया, सबको अच्छे से समझ आ गया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, वी टॉक्ड अबाउट रेजोनेंस। आज एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वी एनर्जी रेजोनेंस। Let's talk about equi energy resonance. अब आप बताइए, दिमाग के बिना 6 घंटे पढ़ना काम का होता है या दिमाग के साथ 2 घंटे पढ़ना? दिमाग के साथ ऑब्वियसली है ना, अब तभी तो मैंने तेरा फोन लिया था ताकि तेरा दिमाग पढ़ाई में लग सके, है ना। तो ओवरऑल आवर्स ऑफ, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, कितने बच्चों ने ये बात मेरी सुनी है, आई नेवर वॉन्ट यू पीपल टू बी गीक, बंद हो जाओ कमरे के अंदर और घुस रहो किताब के। मैं तो उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती, मुझे तो लगता है सबसे बेवकूफ़पंती होती है, दुनिया की सबसे बेवकूफ़पंती ये होती है कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले, आइसोलेट कर ले और पढ़ाई कर रहे, नहीं नहीं हमें तो बहुत पढ़ाई करनी है, अरे 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 हमें तो बहुत पढ़ाई करनी है। मतलब शादी ब्याह सब माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बेचारे बच्चे को क्या हो गया है, इतनी क्या पढ़ाई करनी है। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती कॉम्पिटिशन के लिए, और ऐसी पढ़ाई अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपको भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा, आपको भी हमें भेजना पड़ेगा हॉस्पिटल, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, सिर्फ जेई निकाल के या मेडिकल निकाल के ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद तो ज़िंदगी शुरू होती है, और नहीं भी निकालोगे तो और ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी पाओगे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों। जस्ट जब तक एंजॉय नहीं करेंगे। मेरा हमेशा से एक रूल रहा है, जब भी मैं पढ़ती थी ना तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी आदत ऐसी डाल रखी थी कि बेटा तू मंडे से लेके सैटरडे तक पढ़ ले, संडे को घूमने चलेंगे। संडे को अगर पढ़ना है तो बस 1 घंटा 1.5। अब वो आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं ना संडे को मैं काम ही नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती संडे को। मैं मेरे को संडे को भी काम करने को बोल दे तो मेरे लिए टॉर्चरस हो जाता है, आई कांट डू इट। क्योंकि मैं मंडे से, अब तुम्हें जितना काम करा रहा है तो मंडे से सैटरडे तक करा लो मुझसे, 12 घंटे कर दूंगी मैं, 18 घंटे कर दूंगी, संडे को नहीं करूँगी। आई नीड 1 डे फॉर माई सेल्फ। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। नंबर ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, अभी आप देख रहे थे ना, हमने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को महत्व दिया था, एक जगह कम रेजोनेंस बोल रहे, एक जगह ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ अचानक से कि नंबर ऑफ रेजोनेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक क्यों मैंने क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पे इंपॉर्टेंस नहीं दी थी? इसलिए नहीं दी थी क्योंकि अभी तक जो मुझे रेजोनेंस मिल रही थी वो रेजोनेंस ऐसी थी जिसके अंदर रेजोनेंस कराने के बाद, नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आ रहा है। आप समझ रहे? मतलब
पहले आप मेरे एक बात समझिए कि जब आप रेजोनेंस कराते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं दे आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर्स? ये जानते हैं सारे? इन सब का एक एक कंट्रीब्यूशन होता है स्टेबल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है? सपोज ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, सपोज ये दोनों मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इन दोनों में से बेटर स्ट्रक्चर मैं किसको बोलूंगी? ऑफ कोर्स इसको। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और इसमें कार्बन पे नेगेटिव है। तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें मुझे देखनी होती है जिससे मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता करती हूँ। विल टॉक अबाउट इट कि कैसे कैसे पता करेंगे, बट ओवरऑल ये रेजोनेंस कराने के बाद कोई इफेक्टिवनेस निकल कर आई क्या? नहीं, इनफैक्ट और बेकार ही हो गया ना स्ट्रक्चर। आप समझ रहे? तो जब इफेक्टिवनेस नहीं आ रही तो नंबर को महत्व देना ही पड़ेगा ना भाई। 1 घंटे में जब दिमाग लग ही नहीं रहा, 1 घंटा तो कॉन्सेंट्रेट करने में लग जाता, तो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे देने ही पड़ेंगे, है ना? लेकिन अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो एक घंटे में भी काम हो सकता है। तो अभी तक हमने जितने भी रेजोनेंस देखी, आप चाहे यहाँ पे भी कंसीडर करो, आप रेजोनेंस करा के क्या इफेक्टिवनेस निकाल रहे हो? कुछ निकाल पा रहे हो? कार्बन भी तो नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे रेजोनेंस देखो, कोई इफेक्टिवनेस निकली? लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है? कार्बन पर आ रहा है। तो जब ऐसी रेजोनेंस होती है जिसमें जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और वो आपके ओरिजिनल स्ट्रक्चर से एनी हाउ बेटर नहीं है, तो नंबर ऑफ रेजोनेंस इज इंपॉर्टेंट। बट अगर ऐसी रेजोनेंस होती है जिसमें आपके ओरिजिनल स्ट्रक्चर के जैसा या ओरिजिनल स्ट्रक्चर से भी बेटर हो चुका है, तो वहां नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप इस रेजोनेंस को इस रेजोनेंस से कंपेयर करके देखिए। सब लोग जानते हैं दिस इज फिनॉक्साइड आयन एंड दिस इज एसीटेट आयन। नाउ यहां पे मैं एक ही रेजोनेंस हो सकती है, दूसरी पॉसिबल ही नहीं है। आई कैन मेक दिस, हाँ या ना? इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पे मैं तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकती हूँ, 4 5 6 7 4 5 तो 4 तो बना ही सकती हूँ, कहीं नहीं गए 4 स्ट्रक्चर। तो फिर इसको ऐसे रेजोनेट करा दिया, 3 ऑर्थो मेटा पैरा और 1 ओरिजिनल। तो यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेंस इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रहे हैं। बट क्या ये बेटर है ओरिजिनल स्ट्रक्चर से? आर दे बेटर देन द ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स? नो। बट यहाँ पे आप चेक करिए, क्या आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई अंतर ही नहीं है। दे आर ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी एंड देयर कम्स कि नंबर ऑफ रेजोनेंस से इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। तो हमेशा याद रखो इसकी रेजोनेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसकी रेजोनेंस एसीटेट आयन रेजोनेंस इज इक्वी एनर्जी। आप इक्वी एनर्जी का मतलब समझे? व्हाट इज इक्वी एनर्जी? इक्वी एनर्जी मीन्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर and the resonating structure both are of equal energy, both are highly stable, right? तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके स्टेबल बनेंगे उस टाइम पे नंबर ऑफ रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंस हमेशा किसकी रहेगी? इंपॉर्टेंस हमेशा किसकी रहेगी? क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस की, है ना? तो एसीटेट आयन की रेजोनेंस बेटर है, इक्वी एनर्जी। दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट स्टेबिलिटी ऑफ एसीटेट आयन इज मच मोर देन फिनॉक्साइड आयन। तो मैंने क्या बोला? दो फिनॉक्साइड आयन हैज मच मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर has much more resonating structure but still acetate ion is more stable than phenoxide ion. यहाँ तक बात सबको समझ आई? इज दैट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं विच वन
Which is more acidic? Acetic acid is more acidic or phenol is more acidic? Which is more acidic? Phenol or acetic acid or any carboxylic acid? तो मैं बोलूंगी भाई फिनॉल ज्यादा एसिडिक नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक ज्यादा होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, राइट? तो यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट बेस पे क्या होगी? इक्वी एनर्जी रेजोनेंस। कितने बच्चे समझ पाए? हाँ जी गौरव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? नॉर्मल रेजोनेंस। तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेटर, मोर एसिडिक देन फिनॉल। मतलब अब मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग ये सारे जो डेटाज हम लोग, मतलब जो हम ये फैक्ट्स बता रहे हैं, आप उसको रट लें। आई वांट कि आप उसके पीछे का रीजन को बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीखें कि कहाँ इक्वी एनर्जी रेजोनेंस का मतलब क्या है। मुझे सारे बच्चे आप खुद अपने अपने हिसाब से बताओ, इक्वी एनर्जी रेजोनेंस का क्या मतलब समझे? इफेक्टिव रेजोनेंस मतलब जहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इफेक्टिव हो रही है, वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा निकल के आएगी, है ना? अब उससे ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ये चीज मान लें कि मैम इक्वी एनर्जी रेजोनेंस होगी तो एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। केस टू केस चीजें चेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक में चीज समझिए, डोंट जनरलाइज द थिंग कि ये होगा तो ये होगा। इट विल चेंज विद एवरी स्टेप यू पुट इन, द थिंग्स विल चेंज। तो इसलिए जनरलाइज नहीं करना है, सिर्फ जो चीज आपका कंसेप्ट है उसको पकड़ के चलेंगे कि वो कर क्या रहा है, उससे क्या होगा, वो अलग, हर केस में अलग चीज होगी। यहाँ तक स्तुति को क्लियर है? तान्या, आयुष, प्रियांशी, सबको क्लियर है? ईशान? यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. अब आप सोचिए एक और चीज। हाँ हाँ, नहीं, रेजोनेंस कराने के बाद इस पे ओपन नेगेटिव आएगा, इसको रेजोनेंस कराने के बाद कार्बन का नेगेटिव, है ना? अब देखो मैंने इसी चीज को बेसिसिटी में इस्तेमाल करना है, ठीक है? मेरे पास है अमाइड, इसको क्या बोलते हैं? अमाइड्स, ठीक है? मेरे पास है एनिलीन। कौन ज्यादा बेसिक है? एनिलीन मैम, एनिलीन शायद। हाँ, हाँ भाई, एनिलीन, अमाइड, एनिलीन। अरे अपने आप को हिंदी में अनुवाद करके समझा दो ना। एक को बोलो पहले, चुप होए। हाँ बोलो, अपने आप को समझाओ। पहले मुझे बताओ बेस का मतलब क्या होता है? अवेलेबल। इनका लोन पेस कहाँ जा रहे हैं? रेजोनेंस में, है ना? इसका भी रेजोनेंस में जा रहा है, इसका भी रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन इसका ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा क्योंकि जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो O पे नेगेटिव आएगा। और ज्यादा रेजोनेंस में गया, क्या अवेलेबल हो पाया? नहीं, बेसिसिटी। मतलब आप समझ रहे, जैसे मैं समझा रही हूँ ना, ऐसे ही आपको समझाना है, अदरवाइज आंसर उल्टे होंगे। एक और बार शुरू से, बेसिक कौन ज्यादा होता है? अबे गधे, जनरल बात पूछ रही हूँ, बेसिक कौन ज्यादा होता है? अवेलेबल। ये क्या इन दोनों में लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं? दोनों में जा रहे हैं। किस में तुझे लगता है ज्यादा लोन पे रेजोनेंस में जाएगा? जब रेजोनेंस में जाने के बाद ज्यादा स्टेबल बन जाए तो वो वहां रेजोनेंस में ही रहेगा। तो अमाइड में ज्यादा स्टेबल बन जाएगा ना, O पे नेगेटिव आ गया तो वो रेजोनेंस में रहा, तो डोनेट हो पाया, लेस बेसिक। ऐसे पूछा करो ना, क्या हो पाया? नहीं हो पाया भाई, लेस बेसिक। समझ आई बात सबको? हाँ या ना? इज दैट क्लियर?
अरे ले सकते हैं, उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इसलिए नहीं बढ़ा रहे। आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें एनालिनियम के ऊपर फिर रेजोनेंस नहीं लग रहा ना, आप समझिए, इसलिए मैंने ये तो बोला कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ऐसे मैंने देखा ही नहीं अभी तक। तूने देखा मैंने किसी भी क्वेश्चन को ऐसे बताया? एसिड में मैं वैसे ही चलती हूँ, लेकिन मैं बेस में वैसे नहीं चलती, क्योंकि बेस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बेसिसिटी का रूल एक ही है, सिंपल, लोन पेयर वायबल। और खासकर अगर वो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन के जितने बेस बना लो, अमाइड बना लो, एनिलीन बना लो, पायरोल बना लो, पिरिडीन बना लो, गोनाडीन बना लो, एक्स वाई जेड नाइट्रोजन इधर उधर लगा के कहीं भी बना लो, नाइट्रोजन के जो बेसिस के क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऐसे ही, ठीक है। मैम एनिलीन में रेजोनेट नहीं करेगा, मतलब एक ही बार करेगा? नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोल रही, रेजोनेंस उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है ना, तो अवेलेबल होने की चांसेस इक्वी एनर्जी हो रहा है। हाँ, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं वापस से बता रही हूँ, इक्वी एनर्जी से एसिडिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी कम हो जानी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं बना, हो सकता अभी चल रहा हो बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, थिंग्स विल चेंज, इज दैट क्लियर। अब और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Now, one concept which is very important, flipping of amines. ये कॉन्सेप्ट ये घुसा डालते हैं बेसिसिटी में, जबकि ये मतलब आप देखिए ऑर्गेनिक कितनी डिसओरिएंटेड बनाई गई है कि अमीन्स के बारे में, अमीन्स की फ्लिपिंग, अमीन्स की बेसिसिटी आपको वो क्लास 12 के अमीन चैप्टर में बताएंगे। सवाल डालेंगे कहाँ पे? बेसिसिटी। बच्चा का तो आधा दिमाग का कनेक्शन वहीं पे कट हो जाता है कि मैं वो 11th के फर्स्ट चैप्टर को क्लास 12 के लास्ट चैप्टर के साथ कनेक्ट कैसे करूं, आप समझ रहे? तो इसलिए मेरे को दे दो तुम कैसे बनाते हैं, मैं पूरा तरीके से सेट कर दूंगी। इन लोगों ने बहुत ही खराब तरीके से सेट कर रखा है, इसलिए इसको यहाँ पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब पास्ट ईयर्स में पूछे जाते हैं तो हमें दिमाग में ही नहीं आता कि हमें फ्लिपिंग जैसी भी कोई चीज़ देखनी होती है। तो पहले ये बताइए कितने बच्चे बारिश में से छाता लेकर गए और हवा चली और छाता उल्टा हो गया? होता है ना? बस वही है, इट इज द सेम थिंग। तो हमारे पास है नाइट्रोजन, इसके ऊपर है लोन पेयर, और इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है नाइट्रोजन। तो एक बात सोचो, पूरा पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं। बोरॉन पे नाइट्रोजन आता है, वो लोन पेयर आता नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर आता नहीं है। तो बोरॉन और उसको तो हटा ही दो, उस पर तो लोन पेयर वाली कहानी बनती नहीं है। फिर बनता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आता है, पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लोन पेयर वाला ऑक्सीजन, और उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन लोन पेयर वाला। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना कि उनका लोन पेयर उनके ऊपर टिका रहता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, ढीला ढाला सा है, घूम सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब मैंने नाइट्रोजन पे लगा दिए 3 ग्रुप्स। जैसे मैंने आपको बोला, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, द लोन पेयर इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? यस मैम। तो इससे सुधरने की उम्मीद ना ही रखे तो अच्छी बात है। ये सुधर ही नहीं सकता, ये हाथ से निकला हुआ लड़का है या लड़की है, मतलब whatever। तो इसके तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। अब इसने क्या करना है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो घूम सकता है, और वो इतना ज्यादा घूमता है कि ये मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा फ्लिप कर देता है। फ्लिप कैसे करता है? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी आप बताइए कौन से ऑर्बिटल में है? sp3। अब ये क्या करेगा, ये बदतमीज बच्चा है, टिकता नहीं है, मम्मी कह रही यहाँ मत जा, वही जाएगा। ऐसा होता है ना, बच्चे जो मना करते हैं वही करते हैं, डिट्टो वही है, टिक नहीं बैठेगा यहाँ पे। हम इसे मना कर रहे हैं बेटा मत कर कुछ, लेकिन नहीं, इसे नहीं समझ आ रहा, ये अपने से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर वो, आप सोचिए लोन पेयर इस तरीके से ओरिएंटेड और पिरामिडल शेप ऐसे है, वो पिरामिडल को पूरा का पूरा ऊपर लाइक दिस। तो जैसे आपका अम्ब्रेला होता है ऐसे होता है, और छाता ऐसा हो जाता है ना, फिर उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा, वही कहानी हो जाएगी। पर ये जाता कैसे है ये समझने की बात है। ये अपने लोन पेयर को सबसे पहले p ऑर्बिटल में करता है, ताकि ये प्लेनर बन सके,
प्लेनर बनने के बाद वो नीचे वाले ऑर्बिटल में आ जाता है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग ऑफ अमीन्स। थोड़ा ऐसा ऐसा बनाते हैं। तो फ्लिपिंग ऑफ अमीन इज अ फिनोमेना जिसमें नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन the lone pair which is present on nitrogen is loosely held, thus it keeps on flipping and inverts the entire geometry, पूरा का पूरा geometry को बदल देता है। और ये जो फ्लिपिंग हो रही है ये sp2 ट्रांजिशन स्टेट से होके गुजरती है। पहले ये एक तरीके से आप समझिए 3 ग्रुप्स ऐसे, लोन पेयर इधर है, पूरा ग्रुप प्लेनर हो जाएगा, फिर पूरा ग्रुप ऊपर खुल जाएगा, तो फिर प्लेनर और फिर नीचे लाइक दिस। और ये समवॉट अराउंड अगर आप रूम टेम्परेचर पे ही चेक करेंगे 10⁻30 फ्लिप्स मार सकता है ये 1 सेकेंड में। मतलब आप सोचिए ये लोन पेयर एक जगह एनी हाउ किसी भी हालत में टिककर बैठ ही नहीं रहा, पर सेकेंड 10⁻30 फ्लिप, वो भी रूम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे तो और फ्लिपिंग का रेट बढ़ जाएगा, राइट। तो क्या आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि इससे बेसिसिटी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि अगर लोन पेयर मचलता रहा इधर से उधर तो डोनेट कैसे होगा, अवेलेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना। हम यहाँ से डोनेट करने चलेंगे वो नीचे जाएंगे, यहाँ से डोनेट करने चलेंगे वो ऊपर ज़्यादा जाएगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी या टेंडेंसी टू डोनेट ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक बात सबको समझ आई है, हाँ या ना? ये फिर अमीन्स में इसलिए देखा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तुम सोचोगे कि फास्फोरस भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके नीचे पर उसका डी ऑर्बिटल खाली है, द लोन पेयर कैन यूटिलाइज इन द डी ऑर्बिटल, तो इसलिए हम सारे अमीन, हाँ सारे अमीन्स का नहीं मैं बताती हूँ कौन से। तो फ्लिपिंग के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया चाहिए। एक तो आपका एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एटम पे कोई खाली डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, और एटम पे दूसरा कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, फिर फ्लिपिंग पॉसिबल। फ्लिपिंग पिरामिडल ज्योमेट्री में ही पॉसिबल है, इसलिए बेस्ट सूटेबल केस क्या बनता है इसके, अमीन्स। अच्छा, अब फ्लिपिंग होने की एक बात सोचो, हाँ इस क्लास में हेड स्टैंड कौन कर सकता है? देवांश कर सकता है ना। तो अगर सपोज मैंने तेरे हाथ बांध दिए तो क्या हेड स्टैंड कर लेगा बिना किसी सपोर्ट? नहीं कर सकता ना, एग्जैक्टली। अमीन्स उल्टे हो रहे हैं ना, एक तरीके से हेड स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैंने इसके आर ग्रुप्स टाई कर दिए, मतलब ये नाइट्रोजन रिंग का पार्ट हो गया, ये कभी भी फ्लिप नहीं कर पाएगा। एज सुन एज द नाइट्रोजन कम्स इन द पार्ट ऑफ अ रिंग, फ्लिपिंग स्टॉप्स। मतलब इफ आई टॉक अबाउट दीज कंपाउंड जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, देयर बी नो फ्लिपिंग। व्हाई? हाथ बांधे भाई, कैसे हो पाएगा? जो आपका रिंग होता है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन होता है, रिंग टूट नहीं सकता, है ना। बेंजीनो तो भी, कोई भी किसी भी तरीके का रिंग हो, देयर बी नो फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग सिर्फ और सिर्फ कौन से केसेस में हो सकती है? जो अल्काइल अमीन्स हो, जिसमें नाइट्रोजन रिंग का पार्ट ना हो। समझ आई बात आयुष? यस मैम। तो if the nitrogen is the part of a ring, there will be no flipping. If nitrogen is part of ring, अब रिंग एरोमेटिक हो कुछ भी, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, रिंग के अंदर आ गया, फ्लिपिंग स्टॉप। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द केसेस जितने भी मैंने बेसिसिटी के आपको कराए हैं। अभी तक मैंने को फ्लिपिंग की देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैंने ऐसा कोई कंपेयर ही नहीं कराया। ठीक है, मैंने आपको ऐसे वाले कंपेयर कराए, कहा गया आज, कहा ये रहा सवाल। इनमें से आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, डी और ई, ए बी डी ई, इन सब में फ्लिपिंग नहीं होने वाली। अग्रीड? नहीं हो सकती। सी में भी फ्लिपिंग मुश्किल हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आर बल्कि ग्रुप लगा दिया है ना, तो चीजें बदल जाएंगी। ऐसे इतनी आसानी से फ्लिपिंग नहीं हुई, फ्लिपिंग के रेट्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेंगे। मोरओवर आपने एच लगाया है ना, तो इतनी फ्लिपिंग। अब फ्लिपिंग किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फ्लिपिंग कब देखनी है और कब बेसिसिटी का सवाल में फ्लिपिंग को यूज करना है, आप उसके ऊपर बात करें। पहले आपको बात यहाँ तक समझ आ गई कि फ्लिपिंग जैसा एक फिनोमेना अमीन्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? एक क्वेश्चन है, सबसे पहले वो क्वेश्चन डील कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज इन एमएस चौहान, इट इज नॉट इन हिमांशु पांडे, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन which is in the GOC, but again it is the part of amines। जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ाया amines में जाता है, पर पूछते इसको सवाल GOC में।
उन्होंने अलग चीज पूछी है, उन्होंने क्या करा है, आर ग्रुप को ना बड़ा कर दिया है, मतलब ब्यूटाइल से, मतलब पहले प्रोपाइल ग्रुप लगाया, फिर उसको थोड़ा और बल्की कर दिया, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, मतलब बल्की ग्रुप्स लगाए जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि फ्लिपिंग के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन। सपोज मेरे पास ये ग्रुप है नाइट्रोजन, वी हैव अ लोन पेयर एंड लेट्स से आई हैव एडेड ethyl groups to it, et et et, फिर आई हैव अ ग्रुप जहां पे मैंने आइसोप्रोपाइल लगाया। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर नो व्हाट इज अ आइसोप्रोपाइल ग्रुप? कोई ऐसा जिसको ना पता हो आइसोप्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल इज CH3 CH CH3। then what I have done is I have added some tertiary butyl groups, TBU, tertiary butyl. So this is isopropyl, tertiary butyl is this. ठीक है, अब क्वेश्चन में ही उन्होंने मुझसे ये पूछा है इसके फ्लिपिंग का जो एंथैल्पी है वो है डेल्टा H1, इसके फ्लिपिंग का एंथैल्पी है डेल्टा H2, इसके फ्लिपिंग का एंथैल्पी है डेल्टा H3। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्लिपिंग। एंथैल्पी ऑफ फ्लिपिंग, और ये जो है बेसिकली वी आर सेइंग इट इज पॉजिटिव, मतलब ये एंडोथर्मिक है, मतलब हीट मुझे देनी पड़ रही है फ्लिप कराने के लिए। डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, व्हाट इज द ऑर्डर? H3 सबसे ज्यादा। अच्छा, ये आपका कहना है, ओके। और H1 होनी चाहिए, ओके। और ऑर्डर ऑफ डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, H3 सबसे ज्यादा है ना। मुश्किल होगा ना, बड़े ग्रुप्स हो गए फ्लिप कराना, लेकिन आसान है क्योंकि जब फ्लिपिंग हो रही है, हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट टू की ट्रांजिशन स्टेट sp2 हो रही है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। अगर बल्कि ग्रुप्स लगा दिए तो वो चाहेंगे कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मेरा बॉन्ड एंगल क्या हो जाए, बढ़ जाए, और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, उन्हें हैप्पी फील होगा। ये बात अलग है कि हैप्पी फील होने के बाद वापस से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बट एक बार ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गए तो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल ही है ना, मतलब प्रोडक्ट तो फिर बनेगा ही बनेगा ना, तो कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट ना बने। तो यहाँ पे कहानी उल्टी होती है। डेल्टा H3 इज लेस, डेल्टा H2, डेल्टा H1 इज हायर। वाई? बिकॉज जितना बड़ा ग्रुप लगाओगे ना, अब यहाँ पे आप देखो ना बॉन्ड एंगल कितना है, 107 है ना, और तुमने और बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दिए, और टर्शियरी ब्यूटाइल जैसे और बड़े ग्रुप्स लगा दिए, तो ये तो चाहेंगे ना कि दूर दूर करो भैया हमें, और दूर दूर हमें करो, तो वो उसके लिए बॉन्ड एंगल बढ़ाना चाहेंगे, और बॉन्ड एंगल बढ़ाना चाहेंगे तो वो ट्रांजिशन स्टेट पे जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट sp2 हाइब्रिडाइज हो। एक बार ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गए तो 100% प्रोडक्ट बनना ही बनना है। इसलिए अगर आप ऐसे ग्रुप, अब बल्कि के ना बहुत सारे सेंसेस होते हैं। बल्कि मैं ऐसे खड़ी होंगी तो ज्यादा वॉल्यूम घेरूंगी, या ऐसे खड़ी होंगी तो ज्यादा वॉल्यूम घेरूंगी, ऑब्वियसली ऐसे। तो अगर आप ऐसे ग्रुप्स लगा रहे हो ना जिसमें एक कार्बन है, फिर वो फर्दर कार्बन है, फिर वो 3H है, वो ज्यादा वॉल्यूम घेर रहा है रादर देन अ बेंजीन और साइक्लोहेक्साइल रिंग, क्योंकि वो बंधे। ठीक है, वो दिखने में बड़े हमें लगते हैं, ये हमें दिखने में छोटे लगते हैं, TBU और TBU छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ऊपर से सिग्मा बॉन्ड के अंदर आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ऐसे रोटेट करते रहते हैं, तो आप सोचो ओवरऑल ये वॉल्यूम कितनी ज्यादा ऑक्यूपाई करने वाला है ना, मतलब बेल्कीनेस इनमें बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी रिंग। सो दैट्स व्हाई दिस इज द केस। कितने बच्चे पहले बताओ यहाँ तक बात समझे? सान्या क्लियर है? आयुष, नंदिनी, आयशा, प्रियांशी, तान्या, ईशान, तो यहाँ लिख लीजिए मोर इज द बल्की ग्रुप्स अटैच्ड more is the bulky groups attached, more is repulsion, hence amines wants to get flipped so that they reaches that stage where
sp2 hybridization occurs and bond angle increases. इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। तो वो उस सिचुएशन में जाना चाहेंगे जहां ट्रांजिशन स्टेट क्या हो ज्यादा, सॉरी जी, हाँ क्या नहीं होगी, नहीं होगी, हाँ फ्लिपिंग तो सब में ही हो रही है, पर किसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसमें से? कहाँ पे किस, मैंने फ्लिपिंग तो होगी, फ्लिपिंग तो होगी। बेंजीन लगा रहा है ना, नाइट्रोजन थोड़ी है रिंग के अंदर, नाइट्रोजन तो बेंजीन से बाहर है ना, तो फ्लिपिंग होगी। फ्लिपिंग तो हो ही रही है पर कम हो रही है ना, बड़े ग्रुप से फ्लिपिंग बढ़ रही है ना, उसमें तो 2H लगे हुए ना बेटा, समझा? क्या बता दूं बेटा, जितने ज्यादा, अब ये फ्लिपिंग कराने के लिए ना sp2 में जाना पड़ रहा है ना, sp2 में जाओगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना 120। तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, ये इतने बड़े ब्रश तुमने ग्रुप्स लगा दिए, तो वो चाहते हैं ना कि हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ाओ ताकि बॉन्ड पे रिपल्शन कम हो सके, क्योंकि बहुत बड़े हैं। तो वो चाहेंगे ना मैं sp3 से सीधा sp2 में जाऊं, हाँ, तो इसलिए तो डेल्टा H3 कम किया है, यही तो किया, ठीक है। अब आते हैं कि फ्लिपिंग हमें कहाँ देखनी है और कहाँ नहीं देखनी, दैट्स द पॉइंट, है ना। अभी तक का बेसिसिटी का क्वेश्चन का ऑर्डर हमारा क्या है, अगर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है लीस्ट बेसिक, उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन वाला रखोगे, फिर आप sp3 वाला रखोगे और -i वगैरह कुछ देखोगे। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन विच इज समथिंग लाइक दिस। इसमें इसने क्या किया है, घबराएंगे नहीं ऐसे स्ट्रक्चर्स देख के, ये स्ट्रक्चर्स कुछ भी नहीं है, दे वेरी सिंपल वन। किसका? फ्लिपिंग का पड़ता है तो बोलो सिर्फ बेसिसिटी कम हो जाएगी फ्लिपिंग से, क्योंकि वो घूमने लग गया ना, फिर लोन पे अवेलेबल ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा कहाँ जाना है। डिपेंड करता है कौन से केसेस बता रहे हैं। ये देखो, पहले इसको कंपेयर करो फिर एनिलीन भी डालो, पहले इसको कंपेयर, you have to compare their basicity. B being the B की, और कुछ सोचो। पहले हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जो मैंने बताया वो रूल यहाँ पे चल रहा है नहीं चल रहा, पहले ये समझो। हमने अभी तक क्या समझा है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो लीस्ट बेसिक, क्या लोन पेयर किसी का भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं, हटा दो वो रूल। नेक्स्ट रूल हमने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो लेस हो जाएगा बेसिक। क्या कोई भी नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, सारे sp3 है, हट गया केस। मतलब अब तुम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए हो जहां पे सारे नाइट्रोजन sp3 है, ठीक है, सिर्फ +i -i जैसी चीजें अब आप देख सकते हो। अब इसमें कहीं -i दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा, सारे तो R ग्रुप से। कैन यू, अब मेरी बात समझो, मैं कैसे चीजों को काट रही हूं कि मुझे क्या देखना और क्या नहीं देखना, ठीक है। सबसे पहले जो बताया चीजें अभी भी वही है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस में कोई है? नहीं। फिर आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्या कोई नाइट्रोजन sp2 है? नहीं है, नहीं है। फिर आपको क्या देखना है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन पे आप +i जैसी चीजें देख सकते हैं। सारे नाइट्रोजन sp3 है, -i से कुछ भी दिख रहा है? नहीं, कोई ग्रुप लगाया ही नहीं मैंने।
NO2 NH OCH कुछ ऐसा ग्रुप नहीं लगा रखा। इसका मतलब ये डायरेक्ट इंडिकेशन है दो चीजों का, कौन सी चीज यहाँ चेंज हो रही है, चेंज को पकड़ो। एक नाइट्रोजन साइकिल में है, दूसरा नाइट्रोजन साइकिल में नहीं है, मतलब दे आर ट्राइंग टू इंडिकेट टुवर्ड्स फ्लिपिंग। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मतलब वो इतने पागल नहीं है कि वो आउट ऑफ द लीग, जैसे मैंने पीरियोडिसिटी में बताया, आपको कोई भी चीज अगर बतानी है तो यू शुड हैव अ पैरामीटर टू कंपेयर ना, बिना कंपेयर करे थोड़ी जनरलाइज करते हैं। क्या मैं जनरलाइज कर सकती हूँ हमेशा कि कटायन छोटा होगा 9 से? नहीं। कैल्शियम का साइज याद है, फ्लोराइड और कैल्शियम में फ्लोराइड छोटा होता है, तो देयर हैज टू बी अ जनरलाइजिंग फैक्टर। तो ये नहीं कंफ्यूज होना अगर ऐसे दे दिया वैसे, अरे नहीं देगा, पेपर बनाने वाला भी तो दिमाग रखता है ना, आउट ऑफ द लीग चीजें थोड़ी दे देगा। देयर हैज टू बी अ फैक्टर जो एक चीज होगी जिससे वो कंपेयर कराना है, बस आपका काम इतना है आप वो पकड़ लो, दैट इज व्हाट इज द पॉइंट, है ना। तो अब फ्लिपिंग किस में होगी? सी वाले में। तो ये क्या हो गया? लीस्ट। सी को कर दिया लीस्ट। ए और बी में दोनों में फ्लिपिंग नहीं होनी। अब क्या इनमें क्या देखूं मैं, कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है ये वाले ग्रुप्स, और उसमें भी कार्बन। अब कार्बन घिसा पिटा आदमी क्या ही कर सकता है, कार्बन का प्लस आई दे सकता है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ए बेटर होगा बी से। कितने बच्चों को बात समझ आई? इज दैट क्लियर? आयुष, आयशा, नंदिनी, और क्या था क्या आपने वो बोलते ना, वो जो ये ग्रुप ये वाले कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है ना बीच में, मतलब जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना प्लस ज्यादा आई, बेसिक होगा। प्लस आई होगा ना, प्लस आई ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा। सान्या क्लियर? अब इसमें अगर बेटा वो दे दे डी वाला जो मैं पहले दे रही थी एनिलीन, तो रेजोनेंस वाला पहला देखना है, क्योंकि फ्लिपिंग तो बेटा दोनों में है ना, तो रेट नहीं देखना, फ्लिपिंग हो रही है बस खत्म। अब इन दोनों में फ्लिपिंग हो रही है बट इसमें नाइट्रोजन रेजोनेंस में भी चला गया, मतलब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहा, डी एकदम लीस्ट हो गया। अभी तक वही बात ही तो बता रहे हैं कि रेजोनेंस वाला लीस्ट होगा, इट इज द सेम थिंग्स। अग्रीड? समझ आया सबको? रिलेट करना सीख पाए? अब एक क्वेश्चन और करेंगे, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। 2 क्वेश्चंस और करेंगे, ग्वानाडीन नहीं कराया ना मैंने, ग्वानाडीन और एक क्वेश्चन और करते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। स्तुति क्लियर? कोई डाउट? सक्षम, वंश, ऋषिता दिख नहीं रही मुझे, समझ आया? रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे तेरे एंड से, बस ऐसे बैठी हुई है। देवांश, गौरव? हाँ, अब जैसे अभी आप जैसे करा रहे हो तो ठीक है, चलो अभी आपने ट्रीटमेंट करा के बारे में बताया हमको, तो मेरे को स्ट्राइक कर गया, लेकिन अब पेपर में आएगा तो यहाँ पे CH3 से जुड़ा हुआ है, तो CH3 अपना प्लस आई का वही तो बात है, तुम्हारी गलती मैं बता रही हूँ ना, तुम्हें गलत नर्चर कर दिया गया है, तुम्हें प्लस आई दिखा दिया गया है। जो सबसे लीस्ट डोमिनेंट इफेक्ट होता है वो हमें सबसे पहले बता दिया जाता है। बट मैं अपनी मेंटालिटी बता रहा हूँ। हाँ, वो तेरी नहीं, वो तेरी गलती है ही नहीं बेटा, ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, 90% बच्चों की यही गलती है, वही 90% क्या, हर साल यही करते गलती। ये दिमाग में अच्छे से घुसा लो, प्लस साइज सिर्फ तब देखना है, सिर्फ तब जब मतलब कुछ दिख ही ना रहा हो, उससे ज्यादा बकवास, उससे ज्यादा यूजलेस कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? मतलब लीस्ट ऑप्शन इज इंडक्टिव। हाँ, और अब मैं बताऊँ, मैं अगर बच्चा होती, मैं भी अगर बच्चा होती तो मैं ये नहीं देखती प्लस आई, मैं ये सोचती डिग्री ऑफ अमीन, क्योंकि अमीन्स में मैंने तुझे बताया है कि अल्काइल अमीन्स की बेसिसिटी 213 होती है, तो भी वो प्लस आई के बेसिस पे नहीं है ना स्ट्रिक्टली। मतलब तुम सोचो कितना, मतलब मन नहीं कर रहा गाली देने का, बट वो वैसा इफेक्ट है। मतलब उसको देखना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है, और ये गलती तुम पेपर में ना कर दो, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, दिमाग में घुसा लो, प्लस आई से ज़्यादा बकवास कुछ नहीं है। और जहाँ तुम्हारे मन से अंदर से आवाज़ आए ना सब प्लस आई देख, थम जाओ प्लस आई नहीं देखना, ठीक है? उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, और बस ये है कि हमें प्लस आई पहले पढ़ा दिया जाता है ना, और ऐसा होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो इंप्रेशन ऐसा गहरा छोड़ गया है कि वो हटता ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक और केस करा रही हूँ मैं,
ये कुछ ऐसा ए। अब मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होगे, वैसे उम्मीद मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें स्मार्टली नर्चर किया है। तसल्ली से टेक योर टाइम बट गिव मी द राइट आंसर विद द राइट एक्सप्लेनेशन। और एसिडिटी थोड़ी देखिएगा इसमें, नाइट्रोजनस बेस होता है ना। अब ये दिमाग में बसा लेना, ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ाया, इसमें कुछ नया नहीं पूछ, सिर्फ पढ़ाया है तसल्ली से एकदम। टेक योर टाइम बट गिव मी द राइट आंसर। अभी तक मैं जो केस क्लास थी उसमें ओ लगा दी थी ना, अब ओ ना लगा के मैंने एन लगा दी, वो तो माइनस आएगा। हाउ इज स्तुति डी ए बी ज्यादा सी से थोड़ा बदल के हाँ सी ज्यादा होगा बी से। हाँ जी ए बीस होना चाहिए, ये बीस क्यों होगा, कुछ और दिख रहा है, कुछ जुगाड़ लग सकती है और कुछ भी नहीं लग सकता, तो फिर बी हाईएस्ट पे ए प्लस सी बेटर होगा, बिल्कुल सही, परफेक्ट।
नाइट्रोजन बन गया ऐसा ही। हाँ तो माइनस एसिडिटी कम होगी ना, तो ए बेटर होगा ना बीच में। sp2 वाले दो हैं। हाँ तो यही बात है, माइनस साइन हो गया ना, डोनेट एक कर रहा है, दूसरा sp2 का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ना, माइनस साइन। हाँ भाई सान्या जी कुछ बना, गौरव जी हैं क्या मतलब, क्या वापस से बोल। डी सबसे अच्छा, फिर सी, फिर ए। अच्छा ऐसा क्यों? अच्छा पहले मैं सारी चीजें समझ लेती हूँ। रेजोनेंस, अच्छा पहले आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि सब में क्या क्या सिचुएशन है ना, और जो मैंने बताया वो अपने दिमाग में आप लोगों के बसना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सुनते तो सबकी हैं, पर हम कितनी फॉलो कर पा रहे हैं वो बात भी तो एक होनी चाहिए ना। सुनते तो रहते ही हम। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस होगी नहीं। यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस होगी नहीं। अब ये नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर दो डोनर एटम्स होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना एक ही को होता है, ये भी बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बी और सी में हम ये लॉजिक लगाए भाई इस पे तो 2 n है, इस पे 1 n है। 2 n और 1 n से कुछ नहीं होता, डोनेट एक ही करता है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है, ये भी लोकलाइज, और यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है, ये भी लोकलाइज। रेजोनेंस किसी में नहीं है। फिर हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, sp2 मतलब d तो हो गया मोस्ट बेसिक, ठीक है जी। ए बी सी में से, अब ए बी सी में से हम क्या देखेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपको डिफरेंस का पॉइंट समझना, आपको कैसे समझाऊं मैं कि जैसे होता नहीं किसी इंसान को देख के लगता है हाँ बस यही है, ऐसे देख कर समझ आ जाना चाहिए इसमें क्या है, ठीक है। मतलब क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये बोलना चाह रही हूँ मैं, है ना। मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मुझे देखते ही पता चल जाता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ एक बंदा एक्स्ट्रा है, और मोरोवर ये दे दिया, इसका डिस्टेंस बदल दिया। मतलब एग्जामिनर का मेंटालिटी समझने की कोशिश करो, वो डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहा है ना। एग्जामिनर की भी मेंटालिटी सोचा करो ना। तो बेसिकली इन सब में ये दो नाइट्रोजन, अच्छा ये क्या कर सकते हैं भाई, रेजोनेंस है नहीं तो ये क्या ही कर लेगा, फ्लिपिंग कुछ देखनी नहीं है, क्या ही मेजर मैंने बताया, रेजोनेंस और फ्लिपिंग के अलावा कुछ मेजर है नहीं। तो अब हार किसका, माइनस आई देखेंगे, कुछ और है नहीं। तो माइनस आई डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, और वही वो पूछना भी चाह रहे, एग्जामिनर की मेंटालिटी भी है, तभी उसने 2 दिए अलग अलग डिस्टेंस पे, ताकि वो इंडक्टिव को इंडिकेट कर सके, है ना। तो यहाँ पे माइनस आई कम होगा, यहाँ माइनस आई ज्यादा होगा, और माइनस आई कम होने से बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो सी बेटर, इनमें से ए बेटर होगा क्योंकि इसमें कोई भी माइनस आई नहीं है, फिर सी होगा, और फिर कितनों ने ये निकालना था, मैंने। वेरी गुड, क्लियर, सबको समझ आया। एग्जामिनर की भी मेंटालिटी समझनी बहुत जरूरी है। एग्जामिनर मतलब मैं नहीं, एग्जामिनर मतलब जो भी फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, वो कैसे फ्रेम करेगा क्वेश्चन, और पेपर को देखते ही कुछ लोग आपने देखे पेपर ऐसे प्रिडिक्ट कर देते हैं, और जो वो प्रिडिक्ट करते हैं वो ठीक भी हो जाता है काफी हद तक। मतलब किस्मत तो चलती है, ऑब्वियसली बात है, ऐसे कौन 100% प्रिडिक्ट कर देगा, लेकिन फिर भी वो दे अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, और कुछ नहीं होता। आप मेंटालिटी अगर आपने समझ ली, क्वेश्चन देन एंड देयर सॉल्व हो गया। क्लियर हो गई बात सबको अच्छे से, हाँ या ना। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिसिटी, वाइंड अप बेसिसिटी एंड मूव ऑन टू एसिडिटी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज गुआनाडीन। एक बार ये वाला फिर से बता फिर से देती। समझाऊं, हाँ कौन सा वाला समझाऊं इसमें से, बता। या तो sp3 है, तुझे पता है बेसिसिटी हाँ, ज्यादा होगी sp3 की sp2 से, है ना। हाँ, हाँ तो जी। डी बेसिक हो गया। इनमें से जो 2 नाइट्रोजन लगे ये कुछ नहीं करेंगे, हार के माइनस आई लगाएंगे, माइनस आई से बेसिसिटी कम हो जाती है, हाँ जी तो बीसी कम हो गया, ए बीच में आ गया, ठीक है। नहीं तो हमने मतलब बी और सी में क्या कंपैरिजन किया? माइनस आई डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, जितना कम माइनस आई होगा, जितना दूर होगा, उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। ओके ठीक है। Now let's talk about guanidine. Guanidine is a very good base, very excellent base,
जीओसी से अगर आपकी किस्मत में सवाल है तो ग्वानाडीन से ज्यादा अच्छा सवाल कोई नहीं बनाता। बहुत अच्छा सवाल है। ग्वानाडीन इज दिस। और ये क्यों बेहतर माना जाता है बाकियों से, ये क्यों इतना अच्छा बेस है, उसको भी जरा समझते हैं। अब सारे मैंने बच्चों को इतना तो ट्रेन कराई है कम से कम कि वो मुझे 3 नाइट्रोजन जो यहाँ पर है उनको मैं मार्क कर देती हूँ, ए नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन और सी नाइट्रोजन। इनमें से ये बता पाए कि कौन सा नाइट्रोजन सबसे पहले लोन पेयर डोनेट करेगा, ए, बी और सी में से। कितने बच्चे अग्री कर रहे हैं ए के साथ? बिल्कुल, मैंने सही आंसर करा तुम्हें, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो ए जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। पहली चीज। अब ये चला गया, सपोज इसने कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, तो कॉन्जुगेट एसिड भी स्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे खतरनाक बात ये होती है कि एक तो इसके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरी इसके साथ जो बात आती है वो ये है कि इसके जो कॉन्जुगेट एसिड बना इसका लोन पेयर डोनेट करने के बाद वो 2 जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। मतलब अभी तक तो कॉन्जुगेट एसिड को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ना, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज अभी तक किसी में हो ही नहीं पा रहा था, बस बन रहा था कॉन्जुगेट एसिड। या कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है और वो जो बगल दो वाले 2 नाइट्रोजन है जो पहले लोन पेयर नहीं दे पा रहे थे, वो कॉन्जुगेट एसिड को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देते हैं। बन तो बेटा तब भी रहा था, लेकिन तब हमारे पास कोई एडिशनल फैक्टर नहीं था ना जो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी अगर को जज कर सके, तो मैं देखती नहीं थी वो फैक्टर्स। तो जैसे अब ये बना तो इसकी स्टेबिलिटी और एनहांस हो गई, क्योंकि इन दोनों का जो रेजोनेंस था, जो डीलोकलाइजेशन हो रही थी, वो इस कॉन्जुगेट एसिड को क्या कर रही है, स्टेबल कर रही है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इसके पास 2 प्लस एडवांटेज होते हैं, और आपने अभी तक जितने भी पढ़े, जितने भी, उन सबसे ही अच्छा, क्योंकि उन सब में आप देख रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबल करने वाला कोई नहीं था। हाँ, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, वो बात ठीक हो रही है, समझ आ रही है बात, ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेट एसिड एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए, वो भी 2 जगह रेजोनेंस है, ऐसा अभी तक हमने किस में नहीं देखा। तुमने जितने भी अभी तक बेसिस पढ़े हैं ना हर क्वेश्चन में, उन सब में अगर ये आ जाए सबसे पहले ये, आंख बंद करो, इसे सबसे पहले कराओ। इसके पास 2 रीजन है, एक इसके पास लोकलाइज पेयर ऑफ लोन पेयर्स है, और एक आपके पास है ये कॉन्जुगेट एसिड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ग्वानाडीन इज अ वेरी गुड बेस बिकॉज ऑफ लोकलाइज। अब लोकलाइज तो बहुत सब में थे, लेकिन ये उन सबसे बेटर क्यों है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज हो पा रहा है। हाँ वही प्लस एम, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्लस एम सी तो हो रहे हैं। बात समझ आई सबको? अगर आपको एग्जामिनर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख जाए ना आपको, ये डबल बॉन्ड एन वाला और उस पर 2 ग्रुप, आप एग्जामिनर की मेंटालिटी समझ जाओ, वो ग्वानाडीन रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, उसी के ऊपर उसी की चीजों को छेड़ना है, फिर अलग अलग उसी को करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें, उसने तुम्हें ये दिया, तुम्हें ना अपने आप, अगर आप द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न वाली चीज है ना, आप जितने डिफरेंट सवाल देखोगे ना उतनी बार तुम्हें अपने आप समझ आएगा कि देखना क्या है मुझे। दोनों ही, हाँ वापस से मैंने सुना नहीं एक बार। लुइस बेस है तो सही, लोन पेयर ही तो डोनेट कराया, तो लुइस बेस तो है ही है, वो लोन पेयर डोनेट करा दिया H प्लस को बस। माइनस आई देखूंगी या प्लस एम, माइनस आई डोमिनेटिंग है प्लस एम। अब आप देख रहे हो, आपको सवाल देखते समझ आ रहा है मेंटालिटी कि क्या भाई क्या पूछना क्या चाह रहा है वो ग्वानाडाइन रिलेटेड चीज, और क्या बदल क्या रहा है वो NH2 को कम करता जा रहा है। मतलब वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि NH2 का इफेक्ट क्या है, आपको ये पता है नहीं पता, और उससे बेसिसिटी पे क्या असर पड़ेगा, क्या आपको ये पता है नहीं पता। बता दो गौरव, बता दो बेसिसिटी ऑर्डर। A B C, A being the highest, right?
प्लस एम इफेक्ट कम होता जा रहा है, इनफैक्ट प्लस आई बढ़ रहा है, प्लस आई तो लेस डोमिनेंट होता है, प्लस से ज्यादा होता है, इसलिए ए ज्यादा अच्छा हुआ। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए हैं? अस्मी, तान्या, ईशान, आयुष, प्रियांशी, नंदनी, आयशा, Yes, ma'am. चले आगे, डन, नोटेड, समझ आ गया? हाँ, प्लस एम इफेक्ट कम हो रहा है ना, यहाँ पे 2 प्लस एम है बेटा, या 1 प्लस एम है, यहाँ पे 0 प्लस एम है, इनफैक्ट प्लस आई होंगे। क्लियर? आगे बढ़े। तो गुआनाडाइन इज द सुपर बेस। यहाँ तक जितना मैंने बढ़ा दिया वो बेसिसिटी के लिए आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, एक्सेप्ट वन थिंग जो जेई वाले स्टूडेंट को फोकस करना है, नीट वाले स्टूडेंट को फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन स्पीशीज जिनको बोला जाता है प्रोटॉन स्पॉन्ज। सिर्फ इकलौते वही ऐसे होते हैं जो कि गुआनाडाइन से भी ऊपर है। प्रोटॉन स्पॉन्ज, व्हाट आर प्रोटॉन स्पॉन्ज? ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कहते हैं कि कहीं से भी ना H प्लस को छोड़ते नहीं है, ये H प्लस बस मिल जाए नहीं, इस कदर घेर लेते हैं, बस आप जा नहीं पाओगे। There's something like this. These are proton sponge. अब आप देखो कैसे होंगे, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये चिलेटेड सिस्टम, इन पे H प्लस आ जाए, इनके पास कोई लुइस एसिड आ जाए, कॉपर +2 आ जाए, कोई भी समझ कॉम्प्लेक्स बनाने में काम आएंगे, सारे सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दे आर द ओनली वन विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रोटॉन स्पॉन्जेस बोलते हैं। इसमें और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, जेई वाले बच्चों के लिए बहुत फोकस में है ये। अब ज्यादा इंटेलिजेंट दिखा के ना बोले मैम ये प्रोटॉन स्पॉन्ज है, अबे कहाँ से, इंट्रामोलिकुलर थोड़ी हो सकता है इसमें। प्रोटॉन स्पॉन्ज होने का मतलब ये है इंट्रामोलिकुलर चिलेशन, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस बेचारे का -I लगेगा, यहाँ पे प्रोटॉन स्पॉन्ज कहलाएगा, क्योंकि वो 2 डिफरेंट रिंग पर प्रेजेंट है, ना कि एक ही रिंग पर। अगर एक ही नाइट्रोजन की रिंग पर दूसरा नाइट्रोजन लगा दो या ऑक्सीजन लगा दो तो उसका -I हो जाता है। अगर 2 रिंग पर है तो वो जकड़ लेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज ये है, दिस इज ऑल्सो अ प्रोटॉन स्पॉन्ज, समझ पाएंगे? कैन यू अंडरस्टैंड? प्रोटॉन स्पॉन्ज ये पकड़ लेगा, पर ये उतना नहीं होगा जितना वो, क्योंकि वो काफी अच्छा खासा है, और मतलब वो उसकी ना सराउंडिंग ही ऐसी, वो बना ही ऐसे है जैसे कहते हैं क्रैब होता है ना, ऐसे वाला पकड़ लेता है बिल्कुल। उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो जहां से भी आएगा ना उसे ऐसे बिल्कुल पकड़ लेगा। तो सबसे अच्छा तो वही है। फिर आप और भी प्रोटॉन स्पॉन्जेस बना सकते हो। प्रोटॉन स्पॉन्ज और जो मैंने पहले केस कराया जिसमें एक ही रिंग पे 2 नाइट्रोजन थे, उनमें बस इतना ही डिफरेंस है। प्रोटॉन स्पॉन्ज में 2 नाइट्रोजन जो होता है वो अलग अलग रिंग पर होते हैं, एक पे नहीं होते। एक पे लगेगा तो उसका -I हो जाएगा, है ना। Chelation, that's why they are very good bases, extraordinary good bases, proton sponges। तो सिर्फ यही वाले आप लोगों को, जेई वाले को ज्यादा फोकस करना है, नीट में सब कोई नहीं पूछेगा। हाँ जी, पेयर सिंगल बॉन्ड, ये हाँ, ये 4 बेंजीन है, हाँ, ये गोल एक्स किधर है? अच्छा ये मैं समझ गई तो क्या पूछा था, नहीं ये ऐसा है। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट? सो हम लोगों ने एक बड़ी खतरनाक सा कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन स्पॉन्ज। तो ठीक है, खतरनाक ही पढ़े, हम सारे खतरनाक पढ़े, क्या बता रहे हो आप। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, हमने एक स्पेशल रेजोनेंस पढ़ी है जिसे बोलते हैं हीट एनर्जी। एक और रेजोनेंस और बढ़ाऊंगी, फिर क्लास को खत्म करूंगी। आंखें मेरी लग रही होंगी, बिल्कुल ही खुल नहीं पा रही है, वो बंद हो जाएगी। अब थोड़ी देर में और बैठी ना, फिर वो ऐसे बंद हो जाएगी, फिर मैं पड़ जाऊंगी यहीं पे। इक्वी एनर्जी रेजोनेंस, तो मुझे बता दो मंडे को आओगे ना? ऑफलाइन कर लूँ मंडे को? पक्का नहीं पता? फिर ऑनलाइन कर ले, ऑनलाइन कर ले। तू आ जाएगा पक्का? प्रॉमिस? ऑफलाइन जिसको ऑनलाइन अटेंड करना ऑनलाइन करे, मैं ऑफलाइन दूँ। तू आ जाएगा ना? धोखा मत दे।
क्लास तो हाँ क्लास तो है ही। हाँ हाँ मतलब क्लास की बात कर रही हूँ मैं कि ऑफलाइन क्लास में आ जाओगे ना, फिर पता चले इलेक्शन के चक्कर में बोलो वोट डालने जाना नहीं है किसी को, बस घर में रजाई में घुसने का बहाना मिल जाता है ना, इसलिए। हाँ जी टाइमिंग तो सेम ही रहेगा क्योंकि वोटिंग का टाइम वाइम क्या होता है कुछ पता है क्या? और अगर वोटर कार्ड ना हो तो कुछ इलीगल काम कर दिया ना। गौरव तो आएगा ही, तू आएगा तो गौरव तो आएगा ही, घर से लेकर आएंगे से। कहाँ पे क्या चेकिंग करेंगे वो? हाँ तो क्या हो गया? भीड़ की टेंशन मुझे होनी चाहिए, गाड़ी से मुझे आना है, तुझे स्कूटी से आना है, तुझे गाड़ी की टेंशन तू तो निकालेगा इधर उधर से, और तुम तो ड्राइविंग भी इतनी माशाल्लाह करते हो। राइट का इंडिकेटर दिया होता है, राइट से ही ओवरटेक करते हो, ऐसा ही है। ऐसा ही है। शाइन को भी देखा था मैंने कल, वो भी यही कर रही थी, राइट का इंडिकेटर दे रखा है सारी गाड़ियों ने रेड लाइट पर, लेकिन ये राइट से निकलेगी। ये बलूपुर चौक की रेड लाइट पे मैं वही मिलूंगी तुम्हें, गाड़ी वही फंसी रहती हूँ मैं, गाड़ी से मैं निकल ही नहीं पाती। 3 लाल बत्तियां हो जाती है, वही फंसा पड़ जाता है मुझे। तुझे भी देखा था मैंने, तू भी यही करती है, तू भी यही करता होगा, आई एम वेरी श्योर। हाँ तुम बड़े स्कूटी वाले कभी शरीफ नहीं होता है, आई हैव अंडरस्टूड दिस। मैं क्या तो रही हूँ, स्कूटी वाले शरीफ हो ही नहीं सकते, अगर वो शरीफ हो गए तो फिर कैसे काम चलेगा? पता नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आता, एक तो स्कूटी का इंडिकेटर किसी को दिखता नहीं है, ऊपर से ये लोग इंडिकेटर देखकर ऐसा समझते हैं हम तो भाई राजा है राजा, तुम बोलो हम मान लेते। अरे यार गाड़ी में इंसान जो बैठा है उसे कहाँ से स्कूटी का इंडिकेटर दिखेगा? जब तक स्कूटी ऑप्टिमल डिस्टेंस पे नहीं होगी ना वो नहीं दिखेगा, बिल्कुल आगे रहते हैं इंडिकेटर। अब मुझे कहाँ से दिख रहा है या किसी को भी कहाँ से दिख रहा है? अच्छा अपने आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो तो अलाउड है ना। अलाउड तो अलाउड तो है। अब सोचो अब मैं भी राइट ले लूं बिना देखे राइट, और तू पीछे से आ रही हो। बेटा एक लाइन होती है, लाइन में चलना होता है, लाइन में नहीं चलते हैं कोई। मैंने कब बोला ओवरटेक? हाँ ये हाथ मुझे लगता है तुम लोगों को लाइट में चलना चाहिए। तो मुझे प्रॉब्लम मुझे जलन हो रही है ना तुम लोगों से, तुम लोग स्कूटी में जल्दी आ जाते हो। चलो कोई बात नहीं। बस एक बात अच्छी है मंडे के लिए, ये बंद हो जाएगा। हाँ मतलब मंडे को अगर ये जीत गई नहीं जीतेगी, नहीं जीतनी चाहिए यहाँ पे, तो फिर हंगामे कर देंगे, बम बम फोड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते, क्या बता रही थी मैं? हाँ एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस रेजोनेंस। और केमिकल बॉन्डिंग का मॉड्यूल मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। एक्सटेंडेड, हाँ ये भी मुझे बात करनी थी, अगले सैटरडे कर लेना टेस्ट केमिकल बॉन्डिंग का, है ना? ठीक है। हाँ बताने की वैसे जरूरत नहीं होती, मतलब वो बाय डिफॉल्ट होता है, तो हो गई ऑब्वियसली। चलो हाँ कर दो, क्या जा रहा है? तो मत करो कोई बात नहीं। हाँ पहले मॉड्यूल कर लो। अब जरा यहाँ पे देखे सारे छात्र छात्राएं, दो स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द रेजोनेंस अंडर कंसीडरेशन। तो ये वाला रेजोनेंस मेरा अंडर कंसीडरेशन है, मैं इस रेजोनेंस पे फोकस दूं।
बट अगर ये रेजोनेंस हो रही है तो क्या आप देख रहे हैं इस बंदे का क्या काम है यहाँ पे, इस रेजोनेंस को सपोर्ट करना, राइट? तो इसको बोलेंगे दिस इज कॉजिंग एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एक्सक्लूड नहीं करा, मैं कंपेयर करने की बात कर रही हूँ। कंपेयर करने में तो यही वाले दो चीजें कॉमन है ना, इसमें ये दोनों कॉमन है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें ये वाला तो एक्सटेंडेड कर रहा है और इसमें ये वाला का क्या कर रहा है। सोचो ये रेजोनेंस चुपचाप जा रहा है अपना आराम से, है ना? जब ये जा रहा होगा तो क्या ये रेजोनेट कर पाएगा? नहीं। और अगर ये रेजोनेट कर गया तो क्या ये कर पाएगा? नहीं। तो अल्टीमेटली जो दूसरा वाला, अगर मैंने इस वाले ग्रुप को पीछे लगा दिया तो एक्सटेंडेड हो गया, इस वाले ग्रुप को आगे लगा दिया तो ये ग्रुप रेजोनेंस को रोकेगा, उसके चांसेस को क्या करेगा? कम करेगा। दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेजोनेंस। हाँ जी, मतलब रोकेगा इन द सेंस इसके चांसेस कम करेगा ना। जैसे ये जा रहा है रेजोनेंस में, अगर ये जा रहा है तो ये नहीं जा पाएगा, और अगर ये गया तो वो नहीं जा पाएगा। तो 50-50 चांसेस हो गए दोनों के रेजोनेट करने के। कौन है? ग्वानाडीन, वही मैं बताना चाह रही हूँ। चांसेस होना और क्रॉस करने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसके लिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले यही समझा करो कि आप किस चीज को देख रहे हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको देख रही हूँ, सपोज इसको, इसका रेजोनेंस देख रही हूँ, तो ये एक टाइम पे किसी एक के साथ ही जाएगा ना। अगर ये जाएगा तो ये नहीं जा पाएगा, ये जाएगा तो ये नहीं जा पाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसको रेजोनेट कराने के लिए दो बंदे हैं, दैट इज नॉट क्रॉस, दो चांसेस है। बट अगर मैं इसको देखूं, इस वाले रेजोनेंस को, इसको हटा दूं यहां से, सिर्फ इसको देख रही हूं, तो इसके आधे चांस हो गए ना जाने के, तो दैट इज क्रॉस, ठीक है? तो क्रॉस और चांसेस डबल होना का मतलब ये होता है कि, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। आप किसको देख रहे हो पहले वो देखो, उसके बाद आपको समझ आएगा, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन। जैसे कि पहले आपको ये समझ आ गया एक्सटेंडेड और क्रॉस का। एक्सटेंडेड मतलब चीज को सपोर्ट करना, क्रॉस का मतलब होता है उस चीज की चांसेस को कैंसिल कर देना, है ना? हाँ, ग्वानाडीन का बता रही हूँ ना, सब्र रख लो, शांति रख लो, तसल्ली रख लो। ये पहले बता दो क्रॉस का मतलब समझ आया। अब मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ, तो बोल। हाँ, वो ऐसा भी कुछ क्या जान थोड़ी दे देगा, हल्का फुल्का कर रहा है यार, बहुत है, उतने एक्सटेंडेड के लिए काफी होता है। जहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा सा हो गया कि कोई बात नहीं, चलेगा, है ना? अब इसके एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप ग्वानाडीन वाले पे आ जाइए, आपको मैं क्रॉस को समझाती हूँ। आप यहाँ पे ये देखिए, मेरा कंसर्न क्या है, मैं कौन से की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही थी बेटा कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की, मतलब इसकी स्टेबिलिटी की। तो इसके पास यहाँ से और यहाँ दोनों से चांसेस है ना आने के, तो दैट इज नॉट क्रॉस, ये क्रॉस नहीं है। उसके पास चांसेस हैं दोनों जगह से आने के, ठीक है? अब अगर मैं बात करती इसकी, जैसे कि मेरा सपोज कंसर्न होता है ये, इन केस मैं कॉन्जुगेट एसिड को ना देख रही होती, इसके कुछ नहीं देख रही थी, मैं इसकी रेजोनेंस की बात कर रही थी सपोज, तो इसकी रेजोनेंस को ये वाला बंदा काट रहा है, देन दैट इज क्रॉस। तो क्रॉस और वो जो है ना, मतलब चांसेस वाली बात है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है देख क्या रहे हो, मतलब व्हाट आर यू लुकिंग एट, है ना? तो जैसे हमने कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखी, तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों प्लस एम दे रहे हैं, तो दे आर 2 चांसेस ऑफ अंडरगोइंग रेजोनेंस। अग्री? और अगर मैं कहूं कि नहीं, मुझे सिर्फ सवाल में यार मुझे यही देखना है कि यार इसके क्या चांसेस है रेजोनेंस होने के, और एक ये ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है, सपोज यहाँ CH3 लगा दिया, तो मैं बोलूंगी भाई यहाँ क्रॉस रेजोनेंस हो रही है, क्योंकि इसके चांसेस कम हो रहे हैं इसकी वजह से। अगर ये जाएगा रेजोनेंस में तो ये नहीं जा पाएगा, ये जाएगा तो ये नहीं जा पाएगा, तो इसके चांसेस यहाँ कम हो रहे हैं। नाउ दिस इज कॉजिंग क्रॉस रेजोनेंस, राइट? तो क्रॉस और चांसेस बात सेम ही होती है, बस फर्क इस पे पड़ता है आप देख किस चीज को रहे हो, आप एनालाइज किस चीज को कर रहे हो, आप जज किस चीज को कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू दैट यू अंडरस्टैंड कि ये क्रॉस है या फिर ये इसके नंबर ऑफ चांसेस रेजोनेंस के यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। बात समझ आई है? स्तुति, इज दैट क्लियर? नंदनी, आयशा, आयुषी, सबको समझ आया है? शाहीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ग्वानाडीन वाले एग्जाम्पल में है।
अरे तुम मॉलिक्यूल की फीलिंग ही नहीं समझती, अपने आप को अटैच ही नहीं कर पाती मॉलिक्यूल के साथ, हैं भाई। इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसको भूल जा, इसको रेजोनेट कराना है मुझे, तो ये रेजोनेंस हो सकती है। पर अगर ये हो गया रेजोनेट तो क्या ये कर पाएगा? तो ये क्या कॉज कर रहा है इसको? क्रॉस, दैट्स क्रॉस, काट रहा है उसको। समझ आई बात? काटने का मतलब ये कि उसके जो 100% जहाँ रेजोनेंस हो पा रही थी उसकी अब वो 50% हो पाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ या ना? कोई दिक्कत? जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ। I am asking you the stability of two carbon ions. क्योंकि अब जब कार्बन आयन की बात हो रही है तो आई एम लुकिंग एट दिस, इसके पास दो चांसेस है रेजोनेंट, दो चांसेस मतलब स्टेबिलिटी। समझ आई बात सबको? हाँ या ना? अब देखना एक और चीज, अगर आप समझ गए हैं, स्मार्ट लोग हो गए हैं, तो अब एक और बता दो, फिर कहानी ही खत्म हो जाएगी, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। पहला ज्यादा होगा दूसरे से, शाबाश। क्यों? यहाँ पे ये रेजोनेंस को काटने के लिए कौन प्रेजेंट है? ये, इसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रॉस। आप समझ आए? चीजें यूज करना समझ आया? दैट वुड बी बेटर देन दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? स्तुति, तान्या, ईशान, ऋषिता, आयुष, आयशा, ईशान, नंदिनी, अश्विनी, Yes, ma'am. मिस्टर हर्ष बहुत थक गए। चलिए, that's all for today. Rest will do in the next class. So Monday we'll have a offline session. Those who can come offline, please do come. तो बोल देना, मैं मान जाऊंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी होगा। बस एक। और जरा जिनको टेस्ट देना है वो फटाफट चले जाओ, सेंटर बंद हो जाएगा, अकेले रह जाओगे फिर। जल्दी से टेस्ट दे दो अपना। 6 अकेले मतलब हम बंद करके चले जाएंगे। 10 की तरह ये मैं समझा दूं। हाँ, तो इसमें इसका जो रेडियस दिया वो डबल दिया ना, सॉलिड 2 का। एक ज्यादा बड़ा लेगा ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा स्ट्रक्चर। हाँ, तो फिर तू क्या पूछना चाह रहा है इसमें? तुझे डाउट क्या हो रहा है? क्वेश्चन में सब कुछ तो गिवन है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। अब इसमें क्योंकि स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होगा ना, ए और ए एक दूसरे को टच नहीं करेंगे ना, ए बी को टच करेगा, तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू √3a/2। हाँ, तो वहां से कट करके निकाल लेगा, है ना? तूने एक ही बोला था।